Dr. Bishrup Rai Chaudhary is an internationally acclaimed Indian medical nutritionist having a doctorate in diabetes from the Alliance International University, Zambia. He is currently Program Director at Lincoln University, Malaysia, HOD, R&D Department, Sant Hirdaram Medical College, Bhopal, Advisor to RICHS, licensed under Ministry of Science and Technology, Vietnam. Postgraduate in Diabetes Education from International Diabetes Federation, Belgium. Cardiovascular Life Support Instructor from American Heart Association, USA. Diploma in Echocardiography from Medical University of Vienna, Austria. Certificate Cochrane Protocol Development from Penang Medical College, Malaysia. He has successfully developed three-step protocol called the DIP diet to reverse diabetes in 72 hours. Dr. Chaudhary runs his centers in India, Vietnam, Malaysia, and Switzerland, and conducts his highly popular program called the 72 Hours Diabetes Tour. Through the app called Diabetes 72, Dr. Bishrup Rai Chaudhary has authored 25 books, and his research work has been published in his reputed medical journals. नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरनेशनल वेबिनार सीरीज में जो कोविड-19 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन इंडिया के संदर्भ में है। सर, हमारी इस पूरी तरह से अवगत कराएं हमें, और जो भ्रांतियां फैली हुई है कि उन्हें हमारे लिए जो एक पेंडेमिक का माहौल बना हुआ है भारत में, उससे हमें दूर कराएं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद माला जी, धन्यवाद, थैंक यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को जानने के लिए सवाल तो यह है कि कोरोना ये है क्या, कल क्या था, इस वक्त क्या है आज की तारीख में, और कल क्या होने वाला है, एज ए इंडिविजुअल क्या होने वाला है, एज ए देश कैसे क्या होने वाला है, ऐसे एज ए सोसाइटी, एज ए वर्ल्ड क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, हम में से जितने भी लोग जिंदा हैं इस दुनिया में इस वक्त, आप सबने इंक्लूडिंग मी, ऐसा कुछ होगा या हमने इमेजिन भी नहीं किया था अपने भयानक से भयानक सपने में भी, कि इस तरह की जिंदगी होगी, ऐसी दुनिया होगी जब एक इंसान और पूरा का पूरा दुनिया के लोग अपने ही घर में जेल की तरह बंद हो जाएंगे और ऑन द अदर हैंड पशु पक्षी वो सब आजाद घूम रहे होंगे। राइट, ऐसा तो हमने देखा नहीं था और अब देख रहे हैं, बल्कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब तो ये हमारे फैमिली का, परिवार, हमारे काम का, हमारे लाइफ का हिस्सा ही बन चुका है। तो यहाँ पे ये क्या है ये जानना बेहद जरूरी है आप सबके लिए, चाहे वो कोई डॉक्टर है या इंडिविजुअल है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइफ सिर्फ आपके हाथ में है। अगले पल जिएंगे कि नहीं ये सिर्फ आपके के हाथ में है, और वो डिपेंड करता है कुछ नॉलेज का होना। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ कि कोरोना जहां से शुरू हुआ था, जनवरी महीने को याद कीजिए आप सब। जनवरी महीने में जब आप टीवी में देख रहे थे कोरोना नाम, टीवी में देख रहे थे, तो वुहान चाइना का एक शहर है, वहां का सीन दिख रहा था कि कुछ लोग हैं जो रोबोट की तरह या फिर एस्ट्रोनॉट की तरह न जाने अजीब से ड्रेस पहन के रास्ते में घूम रहे हैं, और जैसे ही कोई टेम्परेचर वाला बंदा दिख रहा है, इनके टेम्परेचर उनको पकड़ के ऐसे अरेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई बड़े टेररिस्ट को अरेस्ट करते हैं, उठा के कहीं डाल दे रहे हैं और लाशों की ढेर पड़ी हुई है, ऐसा कुछ। तो जब हम टीवी में देख रहे थे हम सब, उसी वक्त यूएस का सीडीसी भी तभी टीवी, सीडीसी मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राइट, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी टीवी में देख रहा था। और उसी वक्त यूके की एक बॉडी है, राइट, सो दैट इज द न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट ग्रुप। एक बॉडी है उनकी, वो एक बॉडी उन्होंने बनाई जिसमें करीब 12 से 16 साइंटिस्ट होते हैं हमेशा। ये विकिपीडिया मिल जाएगा एक्जैक्ट नंबर ऑफ साइंटिस्ट कितने हैं, अभी शायद 12 साइंटिस्ट हैं। तो इन साइंटिस्ट का काम है कि जब दुनिया में इस तरह के नए वायरस आएगा या आया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो ग्रुप डिसाइड करता है, यूके वाला। तो जब हम टीवी में देख रहे थे तो वो लोग भी टीवी में ही देख रहे थे। ऐसा नहीं कि उनके पास वायरस आ गया तो उनको वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जितना आपको दिख रहा था उतना उनको दिख रहा था, उतना सबको दिख रहा था। तो हम सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे थे कि क्या हो रहा है, ये क्या दिख रहा है टीवी की तरह, मूवी की तरह। तो हमें लग रहा था कि कोई चाइना में एक खतरनाक सा एक कोई राक्षस आ गया है, और इनविजिबल राक्षस है, और वो लोगों को खाया जा रहा है, मरता जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि वो राक्षस धीरे धीरे बाकी देशों में फैलता जा रहा है, जापान में पहुंच गया, ताइवान में पहुंच गया, और कहीं भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में
उस समय की जो पिक्चर जो वुहान ने दिया, चाइना ने दिया, याद कीजिए चाइना एक ऐसा देश है जो अपने बारे में कभी किसी को नहीं बताता। चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी गूगल फेसबुक को एंटर करने तो दिया नहीं, कि चाइना की सीक्रेट कभी भी कहीं नहीं पता चले, ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है। तो एक ऐसा देश जो अपनी हर बात को सीक्रेट रखता है, वो दुनिया को अपनी एक फुटेज दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस फुटेज कितना रिलायबल है वो एक डाउटफुल चीज है। लेकिन हमने उसी को सत्य माना जो उन्होंने दिखाया, और लगा कि हमारे देश में सब जगह आ जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने ऐलान कर दिया, डब्ल्यूएचओ बीड़ा उठाता है कि भाई हेल्थ का डिसीजन हम लेंगे दुनिया भर के लिए, कम से कम 183 कंट्रीज जो कि उसके मेंबर्स हैं उनके लिए लेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक राक्षस आ रहा है, और सीडीसी से भी राय ली, और यूके का जो बॉडी है 12 सेंटर उनसे भी राय ली। तो सबने मिलकर बोला कि बहुत बड़ा एक दानव कोई आएगा और सबको खा जाएगा, तो इसका एक ही तरीका है, कोई इलाज तो है नहीं, कोई हमारे पास औजार नहीं उसको मारने का, तो सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद करो। दरवाजे से मतलब देश का दरवाजा क्या है, एयरपोर्ट, तो उसको बंद करो। फिर भी वो अंदर चला गया, तो अपने अपने घर बंद कर लो, जैसा कि जिसे हम लॉकडाउन के नाम से जानते हैं। तो ये बात हुई जनवरी फरवरी महीने की, जब ये सब चल रहा था। तो मैं पहली बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, कि जितना आप टीवी में देख रहे थे, आप समझिए उतना ही वो साइंटिस्ट भी देख रहे थे। अगर आपको लगता है कि इट इज मच मोर एक्सेसिव टू दो साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है। उतना, और जितना नया आपके लिए था उतना नया उनके लिए था। इसीलिए उनके जो डिसीजंस हैं कि वो कैसे हो सकता है, वो डिसीजंस का आधार था वो वीडियोस, और वही आधार आपका भी था। तो वो आधार के हिसाब से, लेकिन अब देखा गया है कि अब हम जून में हैं, तब ऐसा सोचा गया था कि 2 करोड़ से लेके 6 करोड़ लोग मर जाएंगे पूरी दुनिया में। आप ही बताइए, क्या 2 करोड़ लोग मर गए क्या? क्या 20 लाख लोग मर गए क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। क्या 6 करोड़ लोग मर गए क्या? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा अनुमान किया गया। एक वर्ड आपने बोला पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर तरह से बीमारी से पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे जितने लोग आमतौर पे मरते हैं उससे करीब 30 गुना ज्यादा लोग अगर मरेंगे, 6 गुना से 30 गुना ज्यादा लोग मरेंगे, तो उसे पेंडेमिक का नाम दिया जाएगा। पेंडेमिक की डेफिनेशन ये है, राइट? तो वो भी कोई नया वायरस है, नया वायरस भी। तो जाहिर सी बात है एक नया वायरस तो है, लेकिन दूसरी बात कंडीशन की इतने लोग मरने चाहिए, तो उतने लोग मरने की एस्टिमेशन उन्होंने बना दी। एस्टिमेशन का कोई बेसिस नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ, देयर इज नो बेसिस। आपको लग रहा होगा कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला होगा, बहुत बड़ी टीम बैठी होगी, सबने अपना रिसर्च किया होगा, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट दिमाग में आया और उन्होंने कर दिया। तो वो बात सत्य नहीं निकली। पेंडेमिक, क्योंकि हर साल, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, हर साल पूरे दुनिया में 5 लाख कम से कम और 6.5 लाख सब ज्यादा इतने लोग मरते हैं इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू, और ये जो कोरोना है ये इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा है, तो किसी टाइम वो H1N1 से मरते हैं, किसी टाइम इन्फ्लुएंजा बी से ए से मरते हैं, किसी टाइम ये कोरोना से इस बार मर रहे हैं। बट टोटल जो नंबर ऑफ डेथ होगी हर दुनिया में हर साल का, पिछले 10 साल का आंकड़ा देखेंगे, किसी साल 5 लाख से कम नहीं होगा, किसी साल 6-6.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। इस बार भी आप देखेंगे साल के अंत तक जो फिगर जाएगा वो 5 और 6.5 लाख के बीच में जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जितने लोग हर साल मरते हैं इन्फ्लुएंजा से, एग्जैक्टली उतने लोग ही इस बार भी मर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जब एक भी इंसान मर रहा है तो वो आंकड़ा टीवी में दिखा रहे हैं, अखबार में बता रहे हैं, आपके कान में हजारों बार आ रहा है एक और इंसान मर गया आपके शहर में, आपके देश में, आपके लोकेलिटी में। जबकि पिछले बार जब इतने लोग मरे थे, आप बताइए कौन से टीवी ने दिखाया, कौन से चैनल ने बताया, कौन से अखबार में दिखाया? तो सबसे पहली बात, इतने लोग क्यों मर रहे हैं, एक दिमाग में आती बात। इतने लोग नहीं मर रहे हैं, इतने लोग हर साल मरते हैं, इन्फ्लुएंजा से मरते हैं। आप कोरोना नाम हटा दीजिए, इन्फ्लुएंजा नाम डाल लीजिए, इन्फ्लुएंजा से कितने लोग पिछले साल मरे हैं आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4.5-6 लाख लोग मरे हैं। इस साल कितने लोग मरे हैं? 4 लाख लोग मरे हैं कोरोना के नाम से। ये 6.5 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये फ्लू सीजन है, फ्लू सीजन में फ्लू से मरते हैं, उसके बाद मरना थोड़ा कम ही हो जाता है। तो अब ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि ये सारा चीज क्या है और हमें क्या करना चाहिए। कोई भी वायरस वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस उन चीजों को बोलिए जो चीजें इनविजिबल हैं लेकिन वो हमारे बॉडी में जाएंगी तो उनमें से कुछ हमें नुकसान भी कर सकती है। वायरस और बैक्टीरिया में फर्क इतना है कि वायरस नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग यानी कि वो जिंदा नहीं है, वो नॉन लिविंग है, और लेकिन बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर करता है, तो सेल्स के सामान को यूज करके अब वो लिविंग बन जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई कर पाता है। नॉन लिविंग और लिविंग में फर्क इतना है कि लिविंग जो चीजें होती हैं वो अपना और डुप्लीकेट बना लेती हैं, कई गुना अपना रिप्रोडक्शन कर पाती है, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। वायरस बाहर एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग है,
रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। आपके बॉडी में जाएगा तो लिविंग बन जाएगा, रिप्रोडक्शन कर पाएगी, तो फैलती है। और इसलिए वो वायरल बोलते हैं ना, वायरल हो गया। तो वायरल बॉडी के अंदर होता है, वायरस बाहर नहीं वायरल हो सकता है, बाहर से आपके बॉडी में जाएगा अब फैलेगा, राइट। तो कोई भी वायरस कितना डेडली है या कितना खतरनाक है, उसके दो पैमाने हैं, बस दो ही पैमाने हैं। एक तो कितनी तेजी से फैल सकता है, और दूसरा कितने लोगों को मार सकता है। जैसे H1N1 आया था, या चिकनगुनिया है, डेंगू है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है, ये सारे वायरस बैक्टीरिया की है जो जिन्होंने इंसान को तंग किया। तो ये सब कितने खतरनाक है, ये डिपेंड करता है दो ही फैक्टर पे, कितने लोगों को मार सकता है और कितना ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अच्छा, कॉमन कोल्ड जो है, जुकाम जिसे बोलते हैं, सर्दी जुकाम, ये मामूली सा है। आप में से कौन ऐसा है जो बोल सकता है कि एक साल में एक बार भी ना नहीं हुआ हो? जब तक आप जिंदा हैं, हर साल एक बार जरूर कॉमन कोल्ड होगा ही होगा। छोटे बच्चों को साल में 3 बार होना ही होना है, होना ही होना है। ऐसा कोई छोटा बच्चा नहीं होगा जिसको साल में 3 या 4 बार कॉमन कोल्ड ना हो। कॉमन कोल्ड की जो फैलने की शक्ति है वो है 2, यानी कि मुझे कॉमन कोल्ड हो गया तो मैं 2 लोगों तक पहुंचा दूंगा ऑन एवरेज, राइट। तो और कोरोना वायरस की जो फैलने की शक्ति है वो है 2.2, यानी कि कॉमन कोल्ड के बराबर ही। ऐसा नहीं है कि एक को कोरोना हो गया तो वो जहां जहां छूता चला गया सबको कोरोना हो गया। अगर एक फंक्शन में 100 लोग हैं, 100 को हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा दिखा रहे हैं टीवी में, लेकिन ऐसा साबित नहीं कर पाए। इसीलिए ऑफिशियली एक कोरोना वायरस का जो फैलने की शक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं R0 ट्रांसमिशन रेट, वो 2.2 है। तो जैसा अभी आपने देखा कि अगर एक कॉलोनी में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया तो पूरा कॉलोनी को ही क्वारंटाइन कर दिया, उसी को बंद कर दिया। ये आधार कुछ नहीं है, इसका बेसिस कुछ नहीं है, ये बस डराने का एक तरीका है। और डरा क्यों रहे हैं, वो पॉलिटिकल क्या के कारण है उस पर नहीं जाते, किसी और टाइम जाएंगे। लेकिन ये डराने का एक है कार्यक्रम। लेकिन अदरवाइज मेरे बहुत सारे पेशेंट, अभी तक हमने 100 से अधिक पेशेंट, कोरोना पेशेंट को अब तक ठीक किए हैं, अलग अलग देशों के, भारत के भी। तो जब किसी को कोरोना होता है, जैसे कतर की बात करूं, कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है, जो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार कर सकती है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वहां भी किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको एक अलग कमरा दे दिया, टॉयलेट है, बस इतना ही। और बाकी दूसरे कमरे में लोग रह रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, खाना भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आइसोलेशन कर दिया, पीपी किट लगा लिया, ऐसा नहीं है, राइट। और उसके वीडियो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स हैं वहां। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फैलने की शक्ति जो है कोरोना की अनयूजुअली ज्यादा नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस की फैलने की शक्ति है 10, कोरोना की फैलने की शक्ति 2.2। यानी कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा तो मैं 10 लोगों को फैला दूंगा। इस वक्त भारत में 15 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं। हर साल भारत में, अकेले भारत में 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मारे जाते हैं। बल्कि जबकि उसे अभी हाईलाइट नहीं किया जाता, तो इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, राइट। रोज बोलना चाहिए 1000 और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट मर गए, बोलना चाहिए ना, क्योंकि एक दिन में कम से कम 1-1.5 हजार लोग मरते हैं। आज की तारीख में भी 1000 लोग मरे होंगे या मरने वाले होंगे, तो उसे हाईलाइट नहीं करते। यानी कि लगभग लगभग ऑन एवरेज आप देखें तो हर शहर में हर दिन एक एक ट्यूबरक्लोसिस का नया पेशेंट बन रहा होगा और मर भी रहा होगा। हर दिन 3 नए बन रहे होंगे और एक नया मर रहा होगा हर दिन। तो उसी को रोज हाईलाइट, और वो भी इंफेक्शियस है, वो भी तेज है, वो भी मुंह से ही फैलता है, नाक से ही फैलता है, छूने से फैलता है, राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस जो कि 5 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है, और उसके मारने की जो शक्ति है वो कोरोना से कम मेरे ख्याल से 20 से 30 गुना ज्यादा है, 20-20 टाइम्स ज्यादा है। तो ट्यूबरक्लोसिस इतना इंफेक्शियस और इतना डेडली होने के बाद भी उससे हमें और आपको, अधिकतर लोगों को ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। तो इम्यून का खेल है, ट्यूबरक्लोसिस हो या कोरोना हो। तो कोरोना की जो फैलने की शक्ति मैंने बता दिया कि वो उतनी नहीं है, 2.2 है, जो कॉमन कोल्ड की होती है, राइट। और उससे ज्यादा फैलेगी चिकनगुनिया का, चिकन पॉक्स का 5 है, 5, यानी कोरोना से डबल से भी ज्यादा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम सोचें कि किसी को हो गया पड़ोस में तो मुझे भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे किसी को जुकाम हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हो भी गया तो हम ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गया फैलने की शक्ति। अब होती है मारने की शक्ति। कोरोना वायरस का जो मारने की शक्ति है, ऑफिशियल फिगर उसका है 0.1%। 0.1% का मतलब 1000 लोगों को कोरोना अगर हो जाएगा उसमें से एक मरेगा, 999 लोग बिना कुछ किए अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी भी जो ठीक हो रहे हैं अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, बिकॉज कोई दवा तो है नहीं इसकी। दवा उल्टा नेगेटिव इफेक्ट करती है, उसके बारे में मैं आऊंगा। तो फ्लू, H1N1 है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इन सब का जो मारने की शक्ति है 0.1%। तो यानी कि कोरोना की मारने की शक्ति उतनी है जितनी H1N1 की थी, जितनी इन्फ्लुएंजा की है, जितनी फ्लू की है। जिंदगी में हर साल हमें फ्लू होता है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको साल में एक बार फ्लू नहीं होता हो। याद कीजिए, पिछले साल भी हुआ होगा, 3-4 दिन बुखार रहा होगा, चला गया होगा। जीवन में आपने 50 बार फ्लू का सामना किया,
तभी आप जिंदा हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और तो ये भी एक फ्लू है, इसकी मारने की शक्ति किसी और फ्लू से ज्यादा नहीं पाई गई। तो ना तो इसकी मारने की शक्ति किसी और फ्लू से ज्यादा है, ना इसकी फैलने की शक्ति जुकाम से ज्यादा है। तो ये ताकतवर कैसे हुआ? तो ये ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। और मैंने तो अपने पेशेंट्स में ये देखा कि ताकतवर नहीं है। ऑफिशियल फिगर भी यही कहते हैं, साइंस भी यही कहता है, साइंस भी यही कहता है। अगर कोई बोलता है आपके आसपास की भाई इसको कोरोना हो गया तो इस पूरे शहर को क्वारंटाइन कर दो या कॉलोनी को क्वारंटाइन कर दो, आप उनसे पूछिए आधार बताइए, बेसिस बताइए। बेसिस कुछ नहीं है, साइंटिफिक लिटरेचर कुछ नहीं है उनके पास। जबकि मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसका अगर साइंटिफिक पेपर आपको चाहिए तो सिर्फ इतना याद रखिए, मेरा नाम biswap.roop.com/कोरोना, इसमें जाएंगे तो मैंने जितनी सारी चीज बताया या बताने वाला हूँ उन सबके रिसर्च पेपर मैंने पहले ही डाले हुए हैं। और रिसर्च पेपर वो जो दुनिया मानती है, जिसको यानी कि टॉप के 10 जर्नल के जो मेटा एनालिसिस है, उनके रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हैं, उन्हीं की बात मैं करता हूँ। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि कोरोना की ना तो फैलने की शक्ति है अनयूजुअल, ना ही उसकी मारने की शक्ति अनयूजुअल। वो एक सिंपल कॉमन वायरस है, सिंपल कॉमन वायरस। तो उससे ना तो लोग मर सकते हैं उतना, ना तो ये फैल सकता है। इसके अलावा जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो एक ड्रामा का हिस्सा हो सकता है, वो एक डर का व्यापार बनाने का हिस्सा हो सकता है, वो एक षड्यंत्र हो सकता है, ताकि आने वाले दिनों में जब एक कोई वैक्सीन आ जाएगा इसके नाम का, तो वैक्सीन लगाते वक्त रेजिस्टेंस ना हो। डरा के इंसान से कुछ भी कराया जा सकता है, तो फटाफट वैक्सीन लगाने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हो जाएं। चाहे उसके लिए एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं खाने को, लेकिन वैक्सीन जरूर लगाएगा पैसा उधार लेके भी, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि माहौल पोलियो वायरस के लिए है, पोलियो वैक्सीन के लिए, उस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है। और जब तक वो माहौल वैक्सीन नहीं आता है तब तक ये माहौल चलता रहेगा। तो अब वैक्सीन कब आएगा? एक इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा और फिर मैं सोल्यूशन पे जाऊंगा कि कोरोना वायरस इज आरएनए रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस। आरएनए रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई भी वायरस में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका वैक्सीन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट करता है। अभी तक ऑफिशियल फिगर है 14 बार म्यूटेट कर चुका, 14 टाइम। अच्छा, म्यूटेट क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लो एक 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 जंगली सुअर आपकी तरफ आ रहा है मारने के लिए आपको, तब आप उसको मारने के लिए और एक हथियार से एम करते हैं, बंदूक से। जब तक वो आपके पास आता है बंदूक से एम करते हैं मारने के लिए, तब तक वो सुअर म्यूटेट हो जाता है, मच्छर बन जाता है। म्यूटेट मतलब ट्रांसफॉर्म होना किसी और फॉर्म में। अब मच्छर को मारने के लिए वो बंदूक थोड़ी ना काम आएगी, क्योंकि वो तो एक और जीव जंतु बन गया, कोई और बन गया। मच्छर को मारना है तो इलेक्ट्रिक रैकेट से मारे। हाँ, अपना पूरा स्ट्रक्चर बदल दे रहा है। अब वो मच्छर को मारने के लिए रैकेट से एम कर रहे हैं क्योंकि वो आपका दुश्मन है, तब तक वो हाथी बन गया। अब जिस औजार से, जिस हथियार से आप मच्छर को मारेंगे, उसी हथियार से हाथी तो नहीं मारेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वैक्सीन भी एक हथियार है जिससे हम कोरोना वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो वुहान से चला था और जब भारत में जो पहुंचा, ये और वो दोनों अलग अलग कोरोना वायरस है, दो बोथ आर नॉट द सेम वन, राइट। और अभी जो वायरस वैक्सीन बन रहा है हो सकता है वुहान के सैंपल को ध्यान रखते हुए तब बना रहे होंगे, लेकिन जब तक ये बन के आएगा तब तक अभी जो वायरस है ये भी चेंज होकर म्यूटेट होके कुछ और बन चुका होगा। तो क्योंकि ये आरएनए रेस्पिरेटरी वायरस है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है हर थोड़े थोड़े दिन में म्यूटेट होना, तो जो चीज अपनी चीजों को म्यूटेट करती रहती है उनके वैक्सीन नहीं हुआ करते। बताइए HIV, ये नाम किसने नहीं सुना? 1984 से ये नाम चला आ रहा है HIV, और 36 ईयर हो गए। तो HIV का क्यों वैक्सीन नहीं है? क्योंकि वो म्यूटेट होता रहता है। तो आपको समझ आ गई बात कि इसकी वैक्सीन हो नहीं सकती। लेकिन एक वैक्सीन कोई ले आएगा, क्योंकि वैक्सीन के अंदर क्या है किसी को नहीं पता, और आपके बॉडी में लगा भी देगा। उसके बाद भी कोरोना वायरस हो जाएगा तो बोलेगा कि ये म्यूटेट हो गया, जैसा अक्सर बोलते आए हैं। H1N1 में भी यही हुआ था कि वैक्सीन ले आए, लगा भी दिया, उसके बाद भी H1N1 हो गया। जाहिर सी बात है क्योंकि म्यूटेट हो गया, म्यूटेट होने के बाद नया वायरस बन जाता है वो। तो इसकी वैक्सीन कभी आ नहीं सकती बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल रीजन। और लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कुछ आएगा उसी को वैक्सीन का नाम देके, जिस तरह से अभी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है भारतीयों पे, देखिए मार्च महीने से लेके अभी तक जितने भी कोरोना पेशेंट को क्वारंटाइन किया गया उनको एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट के नाम पे एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरिया, एंटी HIV, एंटी इबोला, आप देख रहे हैं एंटी वर्ड आ रहा है। ये सारी दवाइयां एक्सपेरिमेंटल ड्रग। एक्सपेरिमेंटल ड्रग मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा ये नहीं पता, जबकि इनके रिजल्ट ये तो बताते कि ये नुकसानदेह दवा है, लेकिन फिर भी इन पे एक्सपेरिमेंट भारतीयों पे किए जा रहे थे। और इससे मौतें हो रही हैं, और मौतें होने के बाद फिर WHO बोल रहा है इसको बैन कर दो, फिर इसको बैन कर दो। और मौतें होने से पहले भी ये पता था कि ये दवाइयां खतरनाक हैं, ये जर्नल में पहले से जग जाहिर था, क्योंकि ये दवाइयां
कोरोना पे कैसे काम करेगी ये तो नहीं पता था, लेकिन ये दवाइयों से बॉडी में कैसे काम करेगा, कितना नुकसान दे सकता है ये पता था। इसको आधार बनाते हुए मैंने कई बार बोला, आप में से जो लोग मेरे वीडियोस देखे हैं या मेरी किताब पढ़ी है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम, मैंने कई बार बोला कि ये सारी दवाइयों से डेथ हो रही है, ना कि कोरोना वायरस से डेथ हो रही है। क्योंकि कोरोना वायरस में तो 1000 में 1 लोग मर सकता है, ऑफिशियल फिगर तो ये। तो 9 अप्रैल को आप अगर मेरा इंटरव्यू पढ़ेंगे, गल्फ कंट्रीज का सबसे बड़ा अखबार है, और गल्फ न्यूज में अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने तभी बोल दिया था, चेक द WHO प्रोटोकॉल एंड यू विल सी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी मलेरिया, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक एंड इवन इन केसेस HIV ड्रग. Why do we need antibiotic to treat what is essentially a viral fever? Even the dosage of antibiotics is also extremely high and it can often turn out to be lethal combination. ये बातें मैंने 9 अप्रैल को बता दिया था गल्फ न्यूज में, और लोगों की मौत होने लगी। और उसके बाद यही बात अब WHO बता रहा है जून महीने में। ये जून महीने की ये पहले 1 जून की ये रिपोर्ट देखी WHO की। अब WHO वार्न्स ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर कोविड-19 विल कॉज मोर डेथ्स। तो अगर आप में से लोगों के सवाल है लोग क्यों मर रहे हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया 2 अखबार की कटिंग से। लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको दवाइयां दी जा रही हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल दवाई, एक्सपेरिमेंट मतलब भगवान भरोसे क्या होगा कुछ नहीं पता, तो इसलिए लोगों की मौत हो रही है जो मैंने बताया। और मौत हो रही तो WHO बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रहा है। जब मौत की खबरें आ रही हैं, कंप्लेन आ रही है उनके पास, फिर वो एक नया स्टेटमेंट डाल देते हैं जो कि आपको देख रहे हैं। तो ये एक ड्रामा चल रहा है, और जितनी डेथ की खबर आ रही है उस डेथ से माहौल और डरावना। लेकिन ये डेथ है, ये कोरोना वायरस से इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबल है दोज ड्रग्स। तो दीज आर द थिंग्स विच इज हैपनिंग। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मास्क जब लगाते हैं आप, मास्क लगाया तो हम सोचते हैं कि हम कोरोना वायरस से बच गए। देखिए अभी कोरोना वायरस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 2 ही दुश्मन है, एक हवा और एक सनलाइट। फ्रेश एयर में वायरस टिकता नहीं है, सनलाइट में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बहुत सिंपल बात है। लेकिन जब आप घर में ही रहेंगे पूरे दिन, सनलाइट से दूर रहेंगे और बंद कमरे में रहेंगे, ना तो फ्रेश लाइट है, ही सनलाइट, ना ही फ्रेश एयर है। एनीवे जब बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा के निकल रहे हैं। यानी कि जब भी आप खांसते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीजें आपके मास्क में चिपक जाती। अगर वो एयर में खांसेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो मास्क के अंदर है तो स्टेग्नेशन है। स्टेग्नेशन मतलब रुकावट है, रुका हुआ है, इट स्टॉप। तो ऐसे में मैंने रिसर्च पेपर सारा डाला है, मैंने आपको लिंक भी बताया था इसी वीडियो के शुरू में। तो आप जाके देखेंगे कि एक इंसान एवरेज हर घंटे 23 बार अपने मास्क को एडजस्ट करता है, 23 टाइम, बिकॉज हमें आदत नहीं मास्क की। कभी नाक के ऊपर करेगा, नीचे से करेगा, बोलने के लिए फिर थोड़ा नीचे कर देगा, फिर ऊपर कर देगा, फिर खिसकाएगा। तो वो जो वायरस इकट्ठा हो गया वो अपने हाथ में लगेगा। अब आप सब्जी लेने जाएंगे, सब्जी वाले को आप आम को पकड़ेंगे, देखेंगे, फिर रख देंगे, पैसा देंगे, तो जो वायरस हवा में गायब हो जाता, जो वायरस हवा में डिस्ट्रॉय हो जाता, वो संभाल के आपने अपने हाथ से फलों में डाल दिया। कोई और सज्जन आएंगे, वो फल लेके घर जाएंगे, तो वायरस ट्रांसफर हो गया। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, हर तरह का बैक्टीरिया वायरस भी, क्योंकि हमारे आसपास हजारों तरह के वायरस है, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ वायरस ऑलरेडी हैं। उनमें से थोड़े से वायरस हैं जो हमें नुकसान करते हैं, तो अगर वो नुकसान वाले वायरस भी हैं तो वो भी आप ट्रांसफर कर लें। सो वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मास्क है ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा ही मैं मानता हूँ कि लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर अभी तक के जितने मैंने इकट्ठे किए हैं, और वो सारे लिटरेचर मैंने उसी लिंक में डाले हैं, वो सब यही कहते हैं कि मास्क से इन्फेक्शन बढ़ेगा घटेगा नहीं, राइट? इन्फेक्शन बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन फिर ये मास्क पहनने क्यों बोलते हैं, ये सवाल आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आप भी नागरिक हैं, आफ्टर ऑल आप भी मास्क पहन रहे हैं। लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस जितने भी हैं अब तक के पिछले 10 साल के, क्योंकि 10 साल पहले एक बार और ऐसी कोशिश की गई थी H1N1 के नाम पे, याद कीजिए, जब अक्सर लोग मास्क लगा के निकला करते थे। तब से अभी तक के सारे आंकड़े यही बताते हैं कि मास्क से इन्फेक्शन फैलता है, ना कि रुकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी चीज अपने आसपास हो रहा है वो एक ड्रामा का हिस्सा बोल सकते हैं। चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का हो, चाहे वो क्वारंटाइन हो, ये सारे एक ड्रामा का पार्ट है। चाहे वो बार बार डराना है कि कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, ये कभी नहीं बताते कि इसकी फैलने की शक्ति सिर्फ 2 तक पहुंचता है, इसके मारने की शक्ति 1000 में से सिर्फ 1 को मार सकता है। 999 लोग बिना कुछ किए ठीक होते हैं, हर बार ठीक होते हैं, और इसके मारने की शक्ति, फैलने की शक्ति कॉमन कोल्ड और फ्लू के बराबर है। इतनी बात अगर बता दें और साथ में ये बता दें कि ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इन्फ्लुएंजा वायरस से तो हर साल 5 लाख से 6.5 लाख लोग मरते ही हैं, और इस बार भी उसी ब्रैकेट में ही लोग अभी हैं, बल्कि उससे कम है। तो किसी भी मामले में ये अनयूजुअल नहीं है, इट इज नॉट अनयूजुअल।
जो इटली का फिगर आप देख रहे हैं, स्पेन का फिगर आप देख रहे हैं, यूएस का फिगर आप देख रहे हैं, और भारत का जो फिगर देख रहे हैं, इससे पहले तो इन्फ्लुएंजा का रिकॉर्ड भारत रखता ही नहीं है, तो भारत का फिगर देखने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। बाकी देशों के जो फिगर है जो आप देख रहे हैं, अरे यूएस में तो 80,000 लोग मर गए अब तक। आप ये पूछिए यूएस से, आप उनके सीडीसी साइट में जाके देखिए पिछले साल कितने लोग मरे थे, आप हैरान हो जाएंगे। पिछले साल का फिगर भी 80,000 के आसपास का ही था। तो लेकिन पिछले साल का जब फिगर इतना लोग मर रहे थे, उस वक्त आपको टीवी में आके कोई नहीं बता रहा देखो इन्फ्लुएंजा से इतने लोग मर रहे हैं। तो जितने लोग इन्फ्लुएंजा से हर साल मर रहे हैं, उतने ही लोग इस बार मर रहे हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल। भारत में एक और चीज हुई है कि हर साल भारत में 1.5 लाख लोग मरते हैं निमोनिया से, लेकिन इस बार अगर निमोनिया से कोई मरता है, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो, कोरोना नेगेटिव हो, कोरोना टेस्ट हो या ना हो, उसको कोरोना पॉजिटिव लिख के कोरोना डेथ ही माना जाएगा। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है आईसीएमआर का। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। तो उसी के गाइडलाइन चलते हैं भारत के सारे हॉस्पिटल्स में, और उसी के गाइडलाइन के हिसाब से हेल्थ के सारे स्ट्रेटेजीज बनते हैं। तो मतलब ये कि भारत में अभी आपने भी देखा होगा कि कोई कैंसर से डेथ होगी तो उसमें सर्टिफिकेट में आएगा, डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना पॉजिटिव। कोई अगर एक्सीडेंट से भी, एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो गई तो सर्टिफिकेट बन के आया कोरोना पॉजिटिव। मतलब भारत की धरती में कोई अगर मर गया तो वो कोरोना पॉजिटिव। ये सुनने में आपको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आईसीएमआर की वेबसाइट में जाइए तो आपको मिल जाएगा, या मैंने जो लिंक दिया आपने अपना साइट का, वहां जाइए तो भी आपको ये रिसर्च पेपर मिल जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि भारत की धरती में जितने आंकड़े दिखा रहे हैं, उनमें बहुत सारे आंकड़े वो भी तो हैं जो दवाई के साइड इफेक्ट से मरे हैं, बहुत सारे आंकड़े वो भी हैं जो कोरोना थे ही नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन चेंज हो गया डेथ सर्टिफिकेट में लिखने का। इसकी वजह से कोई भी डेथ होती है तो वो कोरोना ही लिख दिया जाता है। अभी एक म्यूजिशियन की डेथ हुई थोड़े दिन पहले, वाजिद खान। हाँ, तो वो भी कोरोना से डेथ हुई, जबकि वो किडनी के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, और काफी समय से उनकी हालत वैसे भी खराब थी। अब मेरे कितने पेशेंट हैं जो ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, वो एंड स्टेज पे है, लेकिन डेथ हुआ तो कोरोना पॉजिटिव लिख दिया। ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि कोरोना से कोई डेथ से पहले या डेथ के बाद टेस्ट करते हैं कोरोना का, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए ना आए, इन बोथ द केस, ऑल द केसेस कोरोना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बातें आपको विश्वास तब तक नहीं आएगी जब तक ये एक्चुअली आप आईसीएमआर की साइट पे जाके नहीं पढ़ लेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो देखने में पढ़िए और अपनी आंखें खोलिए, तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि इतने डेथ क्यों है। पहली बात तो इतने डेथ हो नहीं रहे हैं, राइट। इतने डेथ तभी तभी माना जाएगा जब इन्फ्लुएंजा से पिछले साल का आंकड़ा क्या था उससे कंपेयर करें। लेकिन फिलहाल जो भी डेथ का फिगर आपको दिखाया जा रहा है उसमें ये सारे लोग भी शामिल हैं जो एक्चुअली किसी और कारण से मरे हैं, राइट। इटली में भी ऐसे ही मैंने देखा, जब मैंने तफ्तीश की, उनके इटली का जो साइट है हेल्थ का, उसका नाम है नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। उसमें आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने डेथ हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये डेथ विद कोरोना, मतलब जब डेथ के वक्त कोरोना था लेकिन कोरोना कारण नहीं है डेथ का, कारण हार्ट डिजीज है, कारण डायबिटीज है, कारण किडनी फेलियर है। और जितने भी डेथ हुए उसका सिर्फ 10% से 12% लोग एक्चुअली कोरोना से मरे हैं। तो उनका ऑफिशियल फिगर अगर 10,000 अनाउंस किया तो वो 1,000 लोग ही हैं जो ट्रूली कोरोना से मरे हैं। बाकी लोगों की बॉडी में कोरोना वायरस पाया गया है, जैसे हमारे बॉडी में मिलियंस और वायरस भी हैं इस वक्त। लेकिन अगर हम मरेंगे तो उनमें से कोई एक वायरस को डिटेक्ट करने के बाद हम बोल दें कि यही इसका कारण है, तो ये तो सरासर गलत है, ये तो ठीक बात नहीं है। तो डेथ के आंकड़े हैं वो क्यों है उसके एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। भारत की बात करें या सीडीसी यूएस की बात करें, यूएस के सीडीसी में जाएंगे तो वहां पे भी आपको सेम रूल मिलेंगे, नियम वहां भी चेंज हो गए हैं अभी, कि इस साल जो भी कोई मरेगा तो वो कोरोना नेगेटिव आएगा तब भी वो लगभग उसे कोरोना डेथ ही माना जाएगा। तो ये सारी बातें तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, बट ये हो रही है, इसी दुनिया में हो रही है और आपके आंखों के सामने हो रही है। आप में से किसी आपके जान पहचान में अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो उनका सर्टिफिकेट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, तब भी कोरोना पॉजिटिव लिख ही देते हैं। जब एक्सीडेंट से मरने को लिख देते हैं तो आप समझ ही जाइए कि हालत क्या है। तो डेथ क्यों हो रहे हैं उसका जवाब आपको मिल गया, और एक्चुअल फिगर इसका इससे बहुत कम ही होगा, जाहिर सी बात है। अब सवाल सिर्फ एक ही आता है कि हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है, सिर्फ एक है कि वायरस को कभी भी मारने के लिए कोई दवा अब तक बनी नहीं है। वायरस को जब भी किसी ने मारा है वो आपकी इम्यूनिटी ने मारा है, और आज से पहले भी तो आपने कई बार वायरस की लड़ाई जीती है, तभी तो हम जिंदा है। तो इसका मतलब ये कि वायरस को मारने की क्षमता हमारी बॉडी में पहले से ही है। तो वो क्या है, वो हमारी इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। अच्छा, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना होगा? सिर्फ 2 स्टेप। स्टेप 1, रोज 0.2 ग्राम विटामिन सी आप खा लीजिए, टैबलेट के फॉर्म में नहीं, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक अमरूद खाएंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी खा लिया, 2 संतरे खाएंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी हो गया, 3 मीडियम साइज का मैंगो खाएंगे तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी हो गया, या फिर 4 टमाटर खाएंगे कच्चा तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया रोज, या इतना सारा मटर खाएंगे कच्चा तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया, या 3 फल ले लीजिए, 4 फल ले लीजिए, 300 ग्राम बना लीजिए और वो 300 ग्राम आप खा लीजिए तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। इनमें से कोई भी एक कर लीजिए तो लगभग 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके पेट में चला ही गया। तो एक चीज ये कि 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में जाना चाहिए, और एक चीज को नहीं करना है वो है एनिमल प्रोटीन को कम कीजिए। कोई भी चीज जिससे एनिमल प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है उसको मत कीजिए। एनिमल प्रोटीन कहाँ से आते हैं? अंडे से आता है, मछली से आता है, मीट से आता है, या डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। छोड़िए इनको, छोड़ दीजिए इनको। इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो एक चीज बढ़ाना है विटामिन सी, एक चीज घटाना है एनिमल प्रोटीन। अगर आपने ऐसा किया तो आपको चिंता की बात नहीं है। 80% जनता के साथ यही हो रहा है कि कोरोना कब आया और कब चला गया उन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ने लड़के उसको भगा दिया और उनको खबर भी नहीं दी। तो बस वही उतनी सी बात आपको आप पे भी लागू होती है कि कोरोना कब आएगा कब जाएगा आपको पता नहीं है, ना ही मतलब है, क्योंकि लाखों तरह के वायरस इस वक्त भी मेरे आसपास हैं। हमें नहीं लड़ना उससे, हमारी इम्यूनिटी को लड़ना है, हमें तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। ये तो भी एक बात प्रिवेंशन की। अब मान लो आपके परिवार में, आपके दोस्तों में किसी को कोरोना हो जाए, कोरोना मतलब फ्लू हो जाए, फ्लू मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, खांसी आ रही है, कमजोरी लग रही है, या फ्लू लाइक सिम्टम आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम होते हैं नॉर्मल सिम्टम जो पहले भी आपने देखे हजारों बार। तो ये सिम्टम आते ही क्या करना है? देखिए, कोरोना टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। कोरोना टेस्ट कराने का मतलब कि आपको, आप लोगों को बोल रहे हैं देखो मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो लोगों का आपके प्रति जो एक रुख है वो बदल जाएगा। ऐसा मानेंगे कि वो आप एक टाइम बॉम्ब में कभी फट सकते हैं, सब आपसे दूर भागेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको फ्लू हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया और आपको उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन के लिए 3 स्टेप करने हैं। और मैंने देखा है 2016 से जब डेंगू आया था, याद कीजिए, तब से हमारे पेशेंट्स को, चाहे भारत के मेरे पेशेंट्स हैं या मलेशिया या सिंगापुर या वियतनाम या स्विट्जरलैंड, जहां जहां मेरे सेंटर्स हैं वहां वहां की पेशेंट में बात कर रहा हूँ। 2016 ऑनवर्ड जो मैं फॉर्मूला लोगों को बताता हूँ, मैंने देखा कभी चौथा दिन नहीं आता, तीसरे दिन तक शाम तक ठीक हो जाते हैं हर बार, चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, H1N1 हो, या फिर कोरोना के मैंने 100 से ज्यादा मरीज को देख लिया ठीक होते हुए अपने आंखों के सामने होते हुए। तो वही वाला फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 3 स्टेप 3 दिन के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला तब कामयाब ज्यादा होगा जैसे ही पहला सिम्टम आए फौरन आपको वो 3 स्टेप लेने हैं। वो 3 स्टेप क्या है? स्टेप 1, डे 1। डे 1 में क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। मेरा बॉडी वेट है 60 kg डिवाइड बाय 10, मान लो दैट बिकम 6 ग्लास बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस यानी कि मौसमी पाइनएप्पल का जूस, और 6 ग्लास बड़ा ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में। बड़ा ग्लास मतलब 400 ml का एक ग्लास होना चाहिए, बहुत बड़ा ग्लास। और उसके अलावा कुछ नहीं खाना, इसके अलावा कुछ नहीं पीना, सिर्फ इसी पे रहना है, पानी पी सकते हैं। डे 1 पहले दिन ये करना है। पहले दिन जैसे ये करेंगे तो ताकत और घटेगी नहीं, ताकत ठीक ठाक रहेगी, टेम्परेचर 1 से 1 से बढ़ेगा नहीं। अब डे 2 को देखिए, फॉर्मूला चेंज करना है। आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मेरा बॉडी वेट कितना है? 60 kg डिवाइड बाय 20, यानी कि 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में पीना है, धीरे धीरे करके। फ्रेश पीना है, कोई बॉटल वाला नहीं पीना है, पैक नहीं पीना है। जूस बनाते वक्त छानना है उसको, और छान के तुरंत ही धीरे धीरे पीना है, फ्रेश, रेफ्रिजरेटर वाला नहीं। तो साथ में एक और फॉर्मूला जुड़ गया, यहाँ देखिए एक और फॉर्मूला, आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम 300 ग्राम। 300 ग्राम खीरा टमाटर भी खा लेना है दूसरे दिन। आज अगर फीवर हुआ है, आज अगर कमजोरी हुई है, आज अगर फ्लू हुआ है, तो आज का तो ये है फर्स्ट डे, फिर ये है सेकेंड डे। सेकेंड डे के बाद तीसरा दिन यानी कि आखिरी दिन। आखिरी दिन 12 बजे तक ये फॉर्मूला इज आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाई 30 दैट बिकम्स 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। 12 बजे तक फिनिश कर लेना है, पेट में होना चाहिए। लंच में वही करना है जो कल किया था आपने, यानी कि आपका बॉडी वेट इंटू 5 यानी कि 300 ग्राम खीरा टमाटर खा लेना है 60 kg के इंसान के लिए। डिनर तक आप शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज होंगे कि आप ठीक हो चुके होंगे डिनर तक, यानी कि आपकी टेम्परेचर नॉर्मल आ चुकी होगी, ताकत वापस आ चुकी होगी। आप नॉर्मल वेजिटेरियन खाना खाएंगे, कम नमक और कम तेल वाला। इतना ही टाइम लगता है किसी भी वायरस को बाहर फेंकने के लिए, खास तौर पे अगर वो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस हो तो, यानी कि कोरोना वायरस। मैंने यही देखा अपने पेशेंट्स पे, ये देखा है। और इसको, इससे डरने की जाहिर सी बात है जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से तो बाहर निकल जाता है। ना तो इसकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ना इसकी फैलने की शक्ति ज्यादा है। हाँ, डराने की पावर है इसकी।
क्योंकि लोग डरा रहे हैं। अगर जब भी आप किसी को फोन करने जाएंगे तो पहले तो ये वही रट आएगा कि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, योद्धा है, सब लोग हारते जा रहे हैं, अखबार में दिख रहा है। तो योद्धा है, युद्ध चल रहा है। इमेजिन कीजिए कि कोई वर्ल्ड वॉर 2 या 3 या 4 चल रहा हो और आपके घर के बाहर गोलियां बरस रही हो, तब जाके इस तरह की वार्निंग आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पॉलिटिकल कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि अगर कुछ हो जाए फ्लू, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो फ्लू का नाम H1N1 है कि कोरोना है। इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त आप ये 3 स्टेप कर लें, तो तीसरे स्टेप तक बाय थर्ड डे यू कैन रिकवर, आप ठीक हो सकते हैं। ये तो हुई एक बात। लेकिन इसके अलावा भी अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे था, उस दिन हमने एक नई सर्विस शुरू की है। वो सर्विस में फ्री में पूरे देश को हम एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, इसका नाम है NICE, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, तो ये सर्विस हमने शुरू की है। इस सर्विस में क्या है कि आप में से किसी को भी अगर कोरोना हो जाए या इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ये देखिए wishroom.com/NICE, यानी कि नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। ये लिंक आप याद रख लीजिए। कोई भी आपको मिले जिसको कोरोना हो जाए या फ्लू हो जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, उसको सिर्फ इस लिंक में जाके अपना नाम और जो भी सिम्टम है भरना है और अपना फोन नंबर भरना है। जैसे ही फोन नंबर भरेंगे 2 घंटे के अंदर हमारे जो इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट है पूरे देश में 200 हैं, वो आपको फोन करके कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ वर्चुअली तब तक रहेंगे जब तक कि आप ठीक ना हो जाएं। वो 3 दिन भी हो सकता है और वो 10 दिन भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है 3 दिन उनके लिए होगा जो फर्स्ट सिम्टम के साथ ही वो डाइट फॉलो करेंगे, राइट। और रात के 12 बजे भी 2 बजे भी उनको फोन करेंगे तो वो इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट आपको सपोर्ट करने को तैयार है। एक फोन नंबर और डिस्प्ले देख रहे हैं, या तो हेल्पलाइन में फोन करेंगे और या फिर आप इस लिंक में जाके फॉर्म भरेंगे। तो मतलब ये जो सर्विस है वो एब्सोल्युटली फ्री है इस देश के लिए, और हमें रोज हजारों की संख्या में लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और हम उसको सर्विस दे पा रहे हैं। और मतलब डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जैसे ही फर्स्ट सिम्टम आता है, अब आपको पता चल गया, या तो वो डाइट कीजिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने ऊपर कि कर पाएंगे कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो क्या हो गया, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी। तो देखिए तब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी आखिरी बात बता दूं, हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ेगा, वहां उनके पास क्या है, आप बोलेंगे उनके पास ऑक्सीजन है, उनके पास वेंटिलेटर है। देखिए यही बातों को वो शोकेस करते हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर ना हो के ऐसा लगता है कोई भगवान है। जबकि वेंटिलेटर क्या होता है वो एक बार मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट और लूंगा आपका। ये देखिए, इसे कहते हैं वेंटिलेटर। ये एक मौत का सामान है। ये वेंटिलेटर मौत का सामान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेंटिलेटर के जो सक्सेस रेट है कोरोना पेशेंट पे वो है 94% अनसक्सेस रेट। मतलब अगर 100 लोग कोरोना पेशेंट जाते हैं अंदर भर्ती होते हैं तो वेंटिलेटर में, तो 94 लोग तो बाहर ही नहीं आते, वैसे ही मर जाते हैं, और 6 लोग बाहर आएंगे। वो जो 6 लोग हैं उनमें से भी आधे लोग कुछ 2-3 महीने में उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो आधे लोग बच गए हैं उनकी हालत ऐसी होगी कि वो लाइक ए डेड बॉडी। मतलब अपने छोटे छोटे काम के लिए भी वो लोगों पे निर्भर होते हैं। लोगों पे निर्भर मतलब वेंटिलेटर का मतलब कि वेंटिलेटर ही लंग्स का काम कर रही है, तो लंग्स और ब्रेन का जो कनेक्शन टूट जाता है, उसके बाद खाना खाने के लिए हाथ कैसे उठाना है, खाना को कैसे चबाना है, छोटे छोटे काम में भी उनको बड़ा स्ट्रगल होता है, नए सिरे से बॉडी सीखती है सारा कुछ। तो यानी कि वो एक लिविंग डेड बॉडी बन जाता है। तो ये है वेंटिलेटर की असलियत। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर KV तुमाने, जो भारत के चेस्ट इन्फेक्शन में या इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट में उनका नाम टॉप में आता है। 32 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उन्होंने अभी भी रिटायरमेंट ली है। उनसे मैंने पूछा कि वेंटिलेटर की जरूरत, क्योंकि वो जस्ट वो ICU में ही उनका होता है उनका, तो उन्होंने बोला कि उनके जीवन काल में आज तक उन्होंने एक भी वेंटिलेटर पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर जिंदा आते हुए नहीं देखा है, एक को भी नहीं देखा उन्होंने। ये उनका है। मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ कि 6 लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं एक भी नहीं आता। तो वो मौत का एक समान है, उससे कोई बाहर आता है या आने के बाद वो जिंदा रहता है ठीक से, ऐसा नहीं है। तो उस और उसी के वो लाखों रुपए लेते हैं ये दिखा के कि भाई हमारे पास कुछ अजीब सा कुछ है। तो क्या करना है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो 1970 से लेके अभी कुछ साल पहले तक जब वेंटिलेटर नहीं था उतना प्रेवलेंट, तो एक मेथड यूज करते थे मॉडर्न साइंस में, उसका नाम है प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन, तो प्रोन वेंटिलेशन एक वेंटिलेशन का तरीका है जो 5 मिनट के अंदर इंसान की ब्रीदिंग कैपेसिटी 20% बढ़ा देता है। 5 से 10 मिनट में 20% बढ़ा देता है। तो वो प्रोन वेंटिलेशन
का जो टेक्निक है वो बड़ा सिंपल है, मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। बाकी हमारे जो इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट है वो आपको व्हाट्सएप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिखाते हैं पेशेंट को, अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है और कुछ देर में भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी चली जाती है, राइट। तो वो क्या है थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। देखिए जब आप सोते हैं तो चेहरा ऊपर करके सोते हैं, तो जब ऊपर करके सोते हैं आप फेस, राइट, वो नॉर्मल सोने का तरीका है जिसमें हार्ट ऊपर होता है, राइट, और हार्ट का दबाव लंग्स पे पड़ता है। इसके उल्टा जब सोते हैं इसे कहते हैं प्रोन पोजिशन, जिसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। इसमें हार्ट नीचे है और लंग्स फैल जाता है 20% और ज्यादा। इसमें इंसान की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी वो 20% बढ़ जाती है। बस इतनी जरूरत होती है कि मौत और लाइफ के बीच में जो फासला बस इतना ही होता है, राइट, इससे ज्यादा नहीं होता। तो लेकिन इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, कितनी देर करना है, वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इस वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है या किसी का टेम्परेचर अनयूजुअली बढ़ जाता है तो इन सबका सोल्यूशन, होम सोल्यूशन आपके पास ही है। और उसके लिए मैंने जो लिंक बताया, जो नंबर बताया, उसके माध्यम से आप हमारे इन्फ्लुएंसर एक्सपर्ट से जुड़ जाएंगे। वो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक कि आप इस कोरोना के जाल से या इन्फ्लुएंजा के जाल से बाहर ना आ जाए, इस बीमारी से बाहर ना आ जाए, जो कि 3 दिन 4 दिन में इंसान अक्सर आ ही जाता है। तो अब आपके हाथ में ताकत है, सोल्यूशन है, पावर है, नॉलेज है जो मैंने दिया। और इसके अलावा और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने आपको लिंक बताया विश्वरूप.com/कोरोना। तो उसमें रिसर्च पेपर है, मेरे वीडियोज हैं और कोरोना पे किताब है, कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम, या जो लिंक मैंने दिया ये लिंक भी वहां मिल जाएगा। तो मतलब कोरोना से लड़ने के लिए या इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप को इक्विप करने के लिए जो भी सच्ची बातें हैं वो सारी चीजें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ना तो कोई सवाल रहेगा ना ही कोरोना का डर रहेगा आपके दिमाग में, ये पक्का बता सकता हूँ, राइट। अभी की बात है, कल की बात है, मैं क्वारंटाइन सेंटर में गया था, तो मैं पेशेंट से मिलता रहता हूँ और कोरोना के पेशेंट से मिलता रहता हूँ। और जब मैं मिलता हूँ तो इसी तरह से मिलता हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। और मैंने देखा, देखिए मुझे कोरोना तो नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी फैलने की शक्ति उतनी है नहीं जितनी दिखा रहे हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के आप डिपार्टमेंट चले जाइए हॉस्पिटल में, वहां पे कोई मास्क नहीं लगाता, कोई पीपीई किट नहीं पहनता, जबकि वो तो ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो इसमें अचानक पीपीई किट क्यों आ गया? ये सब कुछ डराने के लिए तो ठीक लगता है, कोई भूत की तरह पीपीई किट लगा के आ रहा है, डरावना लगता है तो लगता है पता नहीं क्या है, क्योंकि असली में इसके अंदर कोई जान नहीं है, ये मैं बता दूं। और मेरी जितनी बातें मैंने बताई उसको साबित करने के लिए जो रिसर्च पेपर है वो भी लिंक आपको पता है। और इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ये नॉलेज, ताकि लोगों के दिमाग से कोरोना का डर हटे और लोगों की जिंदगी से कोरोना का भय हमेशा के लिए, कोरोना ही नहीं, देखिए कुछ समय पहले H1N1 आया था, आज कोरोना आया है, कल को हंटा वायरस भी आएगा। ये तमाशा, ये खेल चलता ही रहेगा। तो यहाँ जरूरी है कि आपको ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड कराना है, ताकि इस तरह के जंजाल से, इस तरह के प्रोपेगेंडा से आपको असर ना हो, आप कूल रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप कूल रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हम दोबारा कभी ना कभी किसी न किसी मीडियम से मिलते रहेंगे। और आपने मौका दिया मुझे लोगों तक पहुंचाने का महाराज जी, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लगातार ये सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोविड-19 एक पेंडेमिक नहीं है और अपने आपने बहुत सारे मरीजों, बीमारों को इससे निजात भी दिलाया है। हम आपकी इस सच के साथ हैं और मानते हैं कि आप अपने उन सभी सवालों का जो हम लोगों को चाहिए इस परेशानी से दूर होने के लिए, उससे ईमानदारी से अवगत कराया और उपयुक्त साक्ष्य और सबूतों के साथ आपने जो एक अपनी किताब ऑनलाइन ई भी पब्लिश करी है उसको सभी लोग पढ़े। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर बाला भारती अपनी और अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब आपके दिखाए हुए पथ पर चले और अपने आप को स्वस्थ रखें। आपका हमारे सीरीज में आने का एक बार फिर से धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू।